हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये घटना चक्र पूर्वालोकन को कवर किया जा रहा है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। इसमें पॉलिटिकल लेटेस्ट एडिशन में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के संदर्भ में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके संदर्भ में विस्तृत पर चर्चा करते हैं। नोट्स के संदर्भ में बात की जाए तो यह दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था एक अंग है और दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण का निर्वाचन आयोग करता है और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली और यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए और आंतरिक दलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। और वर्तमान में देश के कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, जिनके अंतर्गत आते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी आती है। तो इस तरीके से कुल 6 वर्तमान में राजनीतिक दल है। भारत के वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1936 में की हुई थी और वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। और महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया हुआ था, इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो एक एक करके अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि भारत के राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा कथन आता है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और चौथा आता है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तरीय दल होते हैं। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के साथ आपके चारों कथन सत्य होते हैं, तो ऑप्शन डी आता है। इसके संदर्भ में बात की जाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है वह राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों के निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता हो। किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें जीतता है और वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 4% सीटें प्राप्त करता है। यह उस दल में कम से कम 4 राज्यों के राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो और 1999 के आम चुनाव में राज्य स्तरीय दल थे, जो कि वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त 6 तथा 50 राज्य स्तरीय दल होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का अधिकार किसे होता है देने का अधिकार, तो वह चुनाव आयोग को होता है, तो ऑप्शन सी आएगा। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग करता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की गई है, तो राजनीतिक को पंजीकृत मान्यता प्रदान करने के लिए इसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह क्या करता है, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आपका कोई भी उत्तर नहीं है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हो, तो व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो निर्वाचन प्रतीक यानी कि आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग
द्वारा तभी स्वीकृत किया जा सकता है जबकि निम्नलिखित 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहला आता है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत, साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरा आता है कि उस दल का लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा कम से कम 3 राज्य चुने गए हों। तीसरा आता है कि उस दल में कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%। ऑप्शन बी आता है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%। ऑप्शन सी आता है 2 राज्यों में वैध मत का 15%। और ऑप्शन डी आता है इसके अंतर्गत कि आधे से अधिक राज्यों के वैध मत का 6%। और ये आता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं भी हो सकता है और इसमें से आपका उपयुक्त से अधिक भी होगा। तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है तो कम से कम क्या होना चाहिए, तो उसे 4 राज्यों में होना चाहिए। तो कम से कम 4 राज्यों में होगा तभी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है कि किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि वह राज्य में या तो लोकसभा में या विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त कर सकता है। या ऑप्शन बी आता है कि वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन सी आता है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर सकता है। तो अब ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका आता है ऑप्शन सी कि वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत आता है निर्वाचन प्रतीक आरक्षण या आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह उस राज्य विशेष में हुई विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों की न्यूनतम 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत या उस राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो। और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, यानी कि इनमें से आधे से अधिक भिन्न को 1 रख देना जाए और न्यूनतम 3 सीटों में ज़्यादा प्राप्त हो। और लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य में प्रत्येक 25 सदस्यों में कम से कम 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट कि किसी पार्टी को एक राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब पहला आता है कि वह संबंधित राज्य के आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 6% प्राप्त हो पाए। दूसरा आता है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत गई हो। और तीसरा आता है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर गई हो। और ऑप्शन 4 नंबर का आता है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों को 6% प्राप्त कर पाई हो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो इसके साथ आपका पहला और तीसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा कथन सत्य आएगा तो इसमें ऑप्शन सी होगा। तो इसमें आपका वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर गई हो। दूसरा, यह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत गई हो। तो इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है तो किससे? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो यह कांग्रेस पार्टी। तो ऑप्शन बी होगा कि 1999 में कांग्रेस पार्टी में शरद पवार, पी.ए. संगमा, तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया हुआ था। तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो इसके अंतर्गत बताना है। इसमें पहला मुस्लिम लीग, दूसरा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें कोई नहीं होगा। कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है, जिसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी दिसंबर 2022 में घोषित चुनाव विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार
आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त करने के आधार पर राष्ट्रीय दल को मान्यता देने का दावा किया और इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इस राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा प्राप्त हो गया। साथ ही CPI, SCP, तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। इसके अंतर्गत आता है वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल को मान्यता दी गई, तो यह TMC को दी गई। तो भारत में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है और इसे 2019 में नेशनल पीपल्स पार्टी तथा अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है और अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा TMC को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट आता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, AB वाजपेयी है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों ने किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें से आपका कोई नहीं होगा। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसके अंतर्गत है, लेकिन ये राज्य स्तरीय है और इस दल की स्थापना जो है वह मुलायम सिंह यादव के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग ने इस प्रश्न में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया था। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंतर्गत आपका कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल 2023 में जो आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया था। तो इसके संदर्भ में आपका आता है। तो इसमें जो कांग्रेस और भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, अकाली दल का पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को की गई थी और इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है निम्न में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अभी ये चेंजेस हुए थे और एक क्वेश्चन पहले के हैं, चेंजेस आपके हाल फिलहाल में हुए हैं, तो इसके कारण इसे आपके जो पहले वाले ऑप्शन दिए जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो तेलुगु देशम पार्टी के संदर्भ में बात की जाए तो यह पार्टी आंध्र प्रदेश की राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है और यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है और इसकी स्थापना मार्च 1982 में NT रामा राव ने की थी और इसके अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू थे और इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को का भी राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया था। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आम आदमी पार्टी है, यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऑप्शन बी होगा। इसके संदर्भ में व्याख्या देखते हैं कि तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है जिसे 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल का मान्यता देने का दावा किया गया था। इस संदर्भ में अप्रैल 2023 में से राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया था। तो आता है। अब आता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन रहे हैं, तो ये आपके BR अम्बेडकर जी रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। जैसे 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। निम्न में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, तो इसमें पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा आता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपका आता है दूसरा और तीसरा, जिसमें आपका ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी, जो एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी और वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई और काजी नसरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन शाह अहमद और समुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी में 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया हुआ था। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के संदर्भ में आता है, जिसमें राजनीतिक दल और गठन का वर्ष दिया गया है, जिसमें CPI, CPEM, AIADMK, तेलुगु देशम आता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें CPI जो है वो आपका इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। तो CPI की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। CPM की स्थापना आपकी 1964 में हुई थी।
फिर आता है आपका AIADMK की स्थापना हुई थी आपकी 1972 में, और आपकी तेलुगु देशम की स्थापना हुई थी 1982 में। तो इसके अंतर्गत जो आपको मतलब इस तरीके से एक दूसरे में सुमेलित है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में आपका 1920 है ना कि 1925। तो इस तरीके से आपको इसी तरीके से याद कर लेना है कि डायरेक्ट किसकी स्थापना कब की। CPI की 1925 में, CPM की 1964 में, AIADMK की स्थापना 1972 में, तेलुगु देशम की 1982 में। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन की आपका कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, AIADMK की स्थापना के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना सबसे पहले 1885 में हुई थी। फिर आता है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। AIADMK की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तो इस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित है और आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था? तो वह 1964 में हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को इसी तरीके से सुमेलित करना है जिस तरीके से अभी पहले दिया गया था। तो आप डायरेक्ट ही आंसर बता देते हैं, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, इसकी स्थापना जो है वह 1964 में हुई। फिर आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी स्थापना 1925 में हुई। फिर आती है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो आपका ये आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हीं की स्थापना के कालानुक्रम क्रम में देखना है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें एक व्यवस्थित करके देखा जाए तो इसमें आपके एक ऑप्शन सी होता है, जो कि 3, 1, 2, 4 के फॉर्म में सही है। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपकी 1984 में होती है, समाजवादी की 1992 में, तेलुगु देशम की 1982 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1998 में होती है। तो इस तरीके से इन सभी राजनीतिक दलों की स्थापना होती है, जो कि 3, 1, 2, 4 के फॉर्म में सही है। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए, जिसमें ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता है। ट्रेड यूनियन के संदर्भ में आपके दिया गया है भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन एक दूसरे से सुमेलित है। तो इसमें आपके डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो ये भारतीय मजदूर संघ जो है, जिसकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है उससे संबंधित है, इसके अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का 1996 और 97 के दौरान सत्ता में थे, भाग नहीं था, इसके संदर्भ में बताना है। तो पहला आता है आपका बहुजन समाज पार्टी, दूसरी आती है समता पार्टी, तीसरी आती है हरियाणा विकास पार्टी, चौथी आती है असम गण परिषद। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आता है कि इसमें असम गण परिषद नहीं आती है कि इसके दौरान हुई थी। अब आता है नेक्स्ट कि निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता के संदर्भ में बात करनी है। तो इसमें वर्ष 1984, 1989, 91 दिए गए। मतों की प्रतिशतता के संदर्भ में 84 में 7.4, 89 में 11.4, 91 में 22.4 है। जिस दल ने उपयुक्त प्रतिशतता की प्राप्त की हुई थी वह आता है। तो इसमें कांग्रेस आई, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाजवादी दल जो है वह इसके संदर्भ में आता है। तो इसमें बात की जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए राजनीतिक दल और 13वीं लोकसभा के निर्वाचन द्वारा जीते गए स्थानों की सूची के संदर्भ में बताना है। तो इसमें आता है आपका TDP 30, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नांकित पर विचार करना है। इसमें पहला कथन कहता है कि राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। दूसरा आता है कि 1989 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे बड़ी अकेली
पार्टी के रूप में उभरी, तो इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें बात की जाए और कि आपका कौन कौन सा कथन है तो सत्य है, तो दोनों ही कथन आपके सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशक, कुछ वायदों और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित है। कारण कहता है कि बहुत ही चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन कारण सत्य है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि और इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन बी होता है, तो दोनों ही इसमें सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में क्षेत्रीय दल का दर्जा सत्ता नहीं में नहीं है। तो क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है, इसके संदर्भ में कब आता है, तो इसमें आपका केरल जो है वह सत्ता में नहीं है, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर आता है। नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए वक्तव्य के आधार पर कथन कहता है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे, ना कि बहुमतों को पाने वाले। कारण कहता है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें बात की जाए तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो इसकी सही व्याख्या भी करते हैं, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आता है 34 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। कारण कहता है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितने सीटों पर चुनाव लड़े सकते रहे उनके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला जो कथन है वह गलत है, लेकिन कारण आपका सही होता है। तो इस कारण से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा कि कथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और कारण कहता है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्य होता है, जो इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये दोनों सत्य है, तो इसके साथ ही ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से दलीय व्यवस्था किस व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो ये दलीय व्यवस्था जो है वह आपकी राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, तो ऑप्शन सी होगा कि दलीय व्यवस्था जो है वह राजनीतिक व्यवस्था का अंग है और दलीय व्यवस्था में ही द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का गठन और सरकार का संचालन किया जाता है, तो ऑप्शन सी आता है। नेक्स्ट आता है निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए जिसमें कूट दिए गए। कथन कहता है कि भारत में लिखित संविधान है। कारण कहता है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें बात की जाए तो आपके कथन और कारण सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन बी होता है, जिसमें भारत जो एक तरीके से देखा जाए कि भारत का लिखित संविधान और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इस कारण से आपके दोनों कथन कारण सत्य होते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कोई से एक दबाव समूह माना जाता है। तो ये आपका मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो ये किस में होता है। ऑप्शन ए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। ऑप्शन बी आता है ऐसे दलों के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो। ऑप्शन सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ऑप्शन डी शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच हो। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, तो आपका ऑप्शन सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत में दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। तो ये रजनी कोठारी ने किया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि दल विरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी थी। वह 15 फरवरी 1985 थी, तो 1985, तो ऑप्शन बी होगा कि दल निरोधक अधिनियम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 और राज्यसभा में 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ। 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियमित हुआ और यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया, तो इसके अंतर्गत आता है। निम्नांकित में से कौन सा एक दल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आता है कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल आता है, तो ऑप्शन बी आएगा।
और इसमें आपका पहला जो कि किसी दल के साथ पूर्ण दल बदल होना, किसी एक साथ दल लघु दल बदल होना, संसद के दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने में मतदान करना, तो इसके संदर्भ में आपके सभी सत्य होते हैं। और लेकिन आपका ऑप्शन बी जो है वह किसी दल में विभिन्न दलों में बड़े पैमाने पर दल बदल, इसके अंतर्गत दल विरोध दल निरोधक में आच्छादित नहीं है। कि ऐसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के बेसंविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध दिए गए थे। इसमें किसी एक दल के साथ पूर्ण दल बदल के एक साथ लघु और दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने की संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है और इस कानून के तहत किसी दल को विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। राजनीतिक दलों को सर्वाधिक मान्यता प्रथम बार कब मिली है, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो राजनीतिक दलों को जो प्रथम बार मान्यता है वह 1985 में मिली, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो ऑप्शन ए आता है जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन बी आता है जब विधान दल में कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन सी जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन डी आता है कि जब विधान दल में कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा कि इसमें विधान में कम से कम 2/3 सदस्य जो हैं विलय के लिए सहमत हुए हों, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत बात की जाए तो भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। दूसरा आता है कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला में निश्चित करना होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो दिया गया है इसमें ऑप्शन बी होगा, तो आपका केवल दूसरा सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि निम्नांकित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्ण त्याग दी हो, वह संबंधित था। ऑप्शन बी आता है कि किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा। ऑप्शन सी आता है कि किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा और यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। ऑप्शन डी आता है कि लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा और यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल को मान्यता या सदस्य बन जाता है। तो इसके संदर्भ में आता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें संबंध में ये दल बदल विरोधी आपका जो विधेयक है वह सत्य नहीं होता है, जिसमें लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाता है और यदि वह बाद में किसी राजनीतिक दल को मान्यता दल का सदस्य बन जाता है, तो इसके संदर्भ में ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि राज्य की विधायिका या संसद या के सदस्य में निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि यदि राज्य में विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ऑप्शन बी यदि ऐसे दल पर न रह जाने के कारण कि वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि उपयुक्त में से दोनों होंगे। नेक्स्ट आता है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में अधिनियमित कर दिया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गई सारणी के अनुसार दिसंबर 1994 में राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन परिणामों के कुछ विवरण दिए गए। जनता दल 36 जो जनता से प्राप्त मतों की सीटें, प्राप्त सीटों की संख्या आपकी 116 है। कांग्रेस के 31 और सीटें 35, भारतीय जनता पार्टी 20.40 है। मतलब कि ये आपका एक डेटा दिया गया है जब आपका तो इसमें मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति को इसका कारण बताया गया है। तो ये पद्धति जो है आपकी ना हेयर पद्धति है ना ये संचयी मतदान पद्धति है। ये पद्धति आपकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति आती है, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कि वह पद्धति होती है जहां सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है और अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता और इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं में एवं लोकसभा के
निर्वाचन में यही पद्धति प्रचलित होती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन में विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो कौन सा होगा, तो इसमें बात की जाए तो आपका कोई भी कथन नहीं है, लेकिन इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 543 का न्यूनतम 10% यानी कि 54.3 यानी कि 54 है सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए और वो विगत 2 आम चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकती और यही कारण है कि मई 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के समय लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त रहा था। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था और साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने वाले गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया और साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने संघर्ष को भूपोर्तम का नाम दिया था। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। ये व्यापारी वर्ग होता है कि व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं हो। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है और जबकि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं पूंजीवाद के समर्थक होते हैं, अतः यह पार्टी इसका सामाजिक आधार नहीं बनाता है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कामराज योजना का उद्देश्य क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना एक कामराज योजना का उद्देश्य है, जो कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार किया गया। इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास में योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई है। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के संदर्भ में आपको बताना है, जिसमें पहला कहता है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य। ऑप्शन बी आता है कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। ऑप्शन सी आता है चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। चौथा आता है ऑप्शन डी कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें ए सी डी आपके तीनों ही सत्य है, लेकिन बी जो है वह असत्य है। तो इसके अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा कि 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट भाषण में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना जारी की गई थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से निर्वाचित आयोग के पास पंजीकृत केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकते हैं जिन्होंने पिछली लोकसभा विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। चुनावी बॉन्ड योजना के बाद 15 दिनों तक वैध रहते हो और राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करते और उसी दिन भुगतान करते और फरवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार किया हुआ था। तो इसके अंतर्गत ये आता था। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्नों की श्रृंखला यानी कि राजनीतिक दलों से रिलेटेड टॉपिक जो है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वह संविधान संशोधन होगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी। धन्यवाद।